कुलदीप जी तो थोड़ा चूक गए भावावेश में। ये अपने पास से ही पौधे खरीदते भी हैं। तो अपना काम करना है और बिल्कुल इस काम में हमें आनंद आ रहा। पहले उन जाली से मैंने जो है ये इनको काटा और फिर यहाँ पे लेकर आया और फिर जो है मैं ये लगाया। मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी तो गाड़ी के अंदर भी मेरे कम से कम 15-16 डब्बे गाड़ी के अंदर रहते हैं। जब मैं घर से आता हूँ तो उन डब्बों में मैं पानी लेकर आता हूँ। एक ऐसा प्रोफेसर जो सुबह सुबह गड्ढा खोदने निकल जाए, पानी डालने पौधों में निकल जाए और उसके बाद जब ये सब सारा काम हो जाए तो फिर गाड़ी से अपने कॉलेज निकल जाए, बच्चों को पढ़ाने निकल जाए, शिक्षा देने चला जाए। ऐसे ही एक प्रोफेसर से हम आपसे आज मुलाकात करवा रहे हैं। नाम है कुलदीप जी। कुलदीप मलिक जी। कुलदीप जी, आपने इस तरह से कम यहाँ पे 40 पौधे बरगद के लगा रखे हैं। ये पौधा आप देख सकते हैं बरगद का पौधा है जिसको पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे 40 पौधे इस ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के चारों तरफ आप देख सकते हैं, घूम के आप देख सकते हैं, पौधे जीवित आपको दिखाई देंगे। तो कुलदीप जी, ये विचार कैसे आया आपके अंदर? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा आपको करेक्ट करना चाह रहा, ये 40 पौधे नहीं, आपको ये सैकड़ों की संख्या में जो है पौधे नजर आएंगे। और अगर मैं इस गोल चक्कर की बात करूं तो ये ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क के अंदर सबसे बड़ा गोल चक्कर है। और इस गोल चक्कर के चारों तरफ ही आपको करीब 150 या 200 बरगद के पौधे नजर आएंगे। और क्योंकि अभी तो ये पौधे छोटे हैं, इनकी आयु 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक है, लेकिन आगे आने वाले 4-5 साल में मैं तो आपको जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े, जब आप इसी स्थान पर आएंगे और देखेंगे, अगर प्रभु की कृपा हम पर ऐसी बनी रही, लोगों का सहयोग, मेरे बच्चों का सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहा, तो यहाँ पे आपको एक घनघोर जंगल नजर आएगा। रही बात कि भाई ये विचार कहाँ से आया, मैं प्रोफेसर हूँ, यहीं पास में ही ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरी धर्मपत्नी भी MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। शायद आज से 10 साल पहले मैं एक पैसा बनाने की मशीन था। प्रोफेसर होने के साथ साथ मेरी एक MNC थी, मल्टीनेशनल कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था। लेकिन लाइफ के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो अपना सारा बिजनेस छोड़ के मैं ये सोशल काम करने लगा, मैं पौधे लगाने लगा, लोगों को योग सिखाने लगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ऐसी घटना घटी कि सब प्रकृति के लिए ये सारा काम हम करने लगे जी। तो ये इस तरह के कितने पौधे आपने लगाए होंगे और कितना लोगों का सहयोग या अथॉरिटी का सहयोग कुछ मिल रहा है आपको कि खाली अकेले ही लगे पड़े? देखिए, अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या में तो अभी मैं प्रॉपर आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, करीब 1000 के आसपास पौधे हम ग्रेटर नोएडा के अंदर नॉलेज पार्क के अंदर, मैं बीटा 2 सेक्टर में रह रहा हूँ, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे पौधे लगाए। और हम जगह जगह जहाँ भी जाते हैं, सपोज मैं कहीं योग का शिविर लगा रहा स्वास्थ्य को लेकर, तो वहाँ पर भी हम पौधारोपण करके आते हैं। हमें किसी को गिफ्ट देना तो गिफ्ट में भी हम पौधे दे रहे। तो पता नहीं, हजारों की संख्या में, कोई काउंटिंग नहीं। और जहाँ तक सहयोग की बात है, मैं अकेला इस काम को नहीं कर रहा, मेरे साथ में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है, छात्र है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, सूरज बच्चा है, हरिओम बच्चा है, आंसू बच्चा है, बहुत सारे बच्चे, मैं किस का नाम लूँ। ये बच्चे 9 से 5 तक अपने कॉलेज का काम करते हैं। और कॉलेज में काम करने के बाद 5 बजे के बाद अगर आप कभी आएंगे तो आपको किसी न किसी पौधे के अंदर कोई बच्चा खुरपी मारता हुआ नजर आएगा, कोई जो है पानी देता हुआ नजर आएगा। मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी तो गाड़ी के अंदर भी मेरे कम से कम 15-16 डब्बे गाड़ी के अंदर रहते हैं। जब मैं घर से आता हूँ तो उन डब्बों में मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर जब लंच टाइम होता है तो लंच टाइम में भी हम गाड़ी लेकर निकल जाए, इन पौधों में हम पानी डालने का काम करते हैं। और शाम को भी जब मैं निकलता हूं तो पौधे में पानी डालते हुए घर की तरफ मैं कूच करता हूं। जहां तक O30 की बात है, अगर मैं O30 की बात करूं, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहना चाह रहा कि O30 का जैसा सहयोग मिलना चाहिए, भाई आप लोग भी कहीं से आए, हमसे बात करने के लिए आए, तो किसी ने आपको बताया होगा O30 का जिस तरीके का सहयोग हमारी टीम को मिलना चाहिए, शायद उस तरीके का सहयोग नहीं। अभी जैसे ओम राजा भाई साहब जी बता रहे थे, अगर मैं इस पेड़ की बात करूं तो इस पेड़ के अंदर पौधा हमने लगाया, इसकी देखभाल हमने की, बस केवल O30 का ये जाल हमको मिला। और ये भी O30 से हमें नहीं दिया, क्योंकि O30 के बहुत सारे पौधे O30 लगाती है, नाम मात्र के लिए लगाती है कि भाई इतने करोड़ पौधे। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर वे इतने करोड़ पौधे जीवित हो जाए तो शायद फिर हम जैसे लोगों को ये पौधरोपण का काम ना करना पड़े, हम जो है दूसरे कुछ काम करेंगे। तो ठीक है, जिसका जैसा सहयोग मिल रहा, हमें तो अपना काम करना है और बिल्कुल इस काम में हमें आनंद आ रहा। आपको सहयोग मिल जाए तो ये पौधे आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े जितना आप कर रहे हैं। और जितनी जो कुछ पौधे इसमें ऐसे भी होते हैं जो
सूख भी जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए आप अब्सेंट हो गए कभी किसी वजह से, जी। तो इन पौधों का ख्याल रखने वाला या यहाँ जानवरों को संरक्षित करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, इसमें तो सहयोग तो चाहिए होता है अथॉरिटी का कि चलिए आप पौधे लगा रहे, कम से कम संरक्षित कर लेते हैं ऐसे पौधों को। जी जी जी, बिल्कुल सहयोग होना चाहिए और बहुत ही सही बात आपने कही। और अगर मैं सहयोग की बात करूं, चूंकि अब हमारे पौधे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे होंगे पहले तो गाड़ी से हमने पानी देना शुरू करा, फिर गाड़ी से काम नहीं चला तो मैं आपको दिखाऊंगा। कॉलेज के अंदर एक रिक्शा है, उस रिक्शा के अंदर हमने 500 लीटर का एक टैंक रख रखा, तो उस टैंक को हम भरते हैं, फिर उस टैंक से हमने पानी देना शुरू करा। लेकिन अब वो रिक्शा का पानी भी इनमें कम पड़ने लगा। हमें तो अब कहीं ना कहीं एक वाटर टैंक की जरूरत है। अथॉरिटी अगर हमें कुछ ऐसा एक वाटर टैंक प्रोवाइड करे, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज इन पौधों की हमें नुलाई करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, तो नुलाई गुड़ाई करने के लिए एक डॉक्टर कुलदीप मलिक, 2-4 बच्चे अब काफ़ी नहीं। अगर मैं कह रहा कि अथॉरिटी हमें कुछ माली के रूप में 1-2 माली ऐसे जो है अथॉरिटी प्रोवाइड करे जो इन पौधों की देखभाल करे, तो पूरी गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ मैं इस बात को कह रहा कि आने वाले 5-7 साल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से अगर कोई भी शख्स ग्रेटर नोएडा में आएगा, तो कम से कम वो ये देखने के लिए अवश्य आएगा कि भाई किस व्यक्ति ने, किस संस्था ने किस तरीके से पौधे लगाए। अभी देखा होगा आपने किस प्लानिंग के तहत हमने पौधे लगा रखे। तो डेफिनेटली अथॉरिटी अगर हमें सहयोग करेगी तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अथॉरिटी वालों का। और मैं चाहता हूं कि आवाज़ अथॉरिटी के लोगों तक जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि तक जाए। भाई इतने सांसद है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के अंदर, तो क्या उनको नहीं पता कि भाई कोई आदमी इस तरीके का जो है काम कर रहा, क्या उनको इसकी सुधनी लेनी चाहिए? डेफिनेटली हमें सब है अपनी भागीदारी जो है दिखानी पड़ेगी और पर्यावरण के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। और खास तौर से हम तो एनसीआर में रह रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा आपको 400 के पार मिल रहा। अरे जब आपको शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं बनेगी तो इस देश का क्या होगा, इस युवा पीढ़ी का क्या होगा, ये सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल, तो आप जो है पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ओम रायजादा जी हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए भी काम कर रहा हूं। और इसके लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में आप जो है सबसे बड़ी बात कि आप प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लास्टिक और और आप फ्री में जो है कपड़े की थैली दे रहे हैं। कि कुलदीप जी तो थोड़ा चूक गए भावावेश में, ये अपने पास से ही पौधे खरीदते भी हैं। तो जब मैंने इन्हें देखा, मैंने एक मिशन आज से 3 या 4 वर्ष पूर्व एक मिशन 1 लाख प्लांट शुरू किया था। अभी भी चल रहा है वो, क्योंकि मैं पौधे पूरे लगा नहीं पाया। तो उसमें जब कुलदीप जी को देखा मैंने, ये बहुत कर्मठ है और ये पौधे जेब से खरीदते हैं। बरगद का पौधा कम से कम 150, 200, 300 रुपये का मिलता है, ये खरीदते भी खुद थे। तो मैंने इनसे ये कहा कि नहीं, आप खरीदेंगे नहीं, अगर आप इतने कर्मठ हैं, आप खुद गड्ढा खोदते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तो पौधा उसके जिम्मेदारी हम देंगे आपको। फिर मैंने एक मुहिम चलाई जिसमें मैंने लोगों से पौधे दान में मांगता था, क्योंकि अथॉरिटी से मांगे, अथॉरिटी के पास कोई पौधा नहीं होता। अथॉरिटी खुद पौधे, हाँ, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो भी ये पौधे ऐसे नहीं उनके पास होते हैं, 4-5 दिन के लिए केवल पौधे आते हैं और वो बस ऐसे ही नाम के लिए वितरित करते हैं। वन विभाग के पास पौधे होते हैं, पिछले 2 वर्षों से तो वो सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो उससे पहले वो पौधे नहीं देते थे या बेचते थे। बेचने का मतलब भले कम पैसे पे थे। तो मैंने एक आवाज़ उठाई लोगों से और कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों सब जगह पोस्टर लगाए, और वहाँ मैंने कहा कि लोग जो हैं वो पौधे हमें दान में दें। उसे धर्म से भी जोड़ दिया। तो वो मैंने इनको कई पौधे यहाँ नॉलेज पार्क में, जो अभी आपने भ्रमण के दौरान जो पहला पौधा देखा था, वो एक साहब पैसे वाले एक साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मैंने 100 पौधे लिए थे। तब वो 100 पौधे लेके मैंने यहाँ लगवाए। ये बीटा में रहते हैं, बीटा में भी अगर इन्हें याद होगा तो कई पौधे लेके दिए इन्हें, तो वहाँ बीटा में साथ में जब भी ये आदेश करते हैं तो सहयोग के लिए आ जाता हूँ। और जो भी श्रम हो सकता है, चाहे वो गड्ढा खोदना हो, चाहे और दूसरा काम हो, तो उसके लिए मैं सदैव इनके साथ तत्पर खड़ा रहता हूँ। और इनकी बहुत मतलब इतना सराहनीय है इनका। मैं तो जो पौधे लगाने का काम था, जैसे कुलदीप मलिक जी ने इतना बड़ा साहस का काम किया हुआ है कि ये खुली जगह में, कन्फाइंड प्लेसेस में नहीं लगा रहे, खुली जगह में लगा रहे। इन्होंने बीटा में जो पौधे लगाए थे वो खुली जगह में लगाए, तो वो पौधे नष्ट हो गए। लोगों ने नीम का पौधा 100 रुपये का हमने खरीद के दिया था, वो नीम का पौधा लोगों ने दतोन बना लिया और वो ख़त्म कर दिया, ऊपर से तोड़ दिया। तब फिर मैंने ये कसम खाई कि मैं कन्फाइंड प्लेसेस में पौधे लगाऊंगा। तो उसके लिए मैंने ऐसी सोसाइटीज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को चुना जहाँ पर 4 दीवारी हो, जहाँ पर माली हो, जहाँ पर उनकी देखभाल हो सके। तो करीब 4 वर्ष हो गए, मैं अभी 15,000 पौधे लगा पाया हूँ।
सबसे ज़्यादा पौधे करीब 9-1 हज़ार पौधे AWHO में लगे हैं। एक सोसाइटी है AWHO, IIMT में पौधे लगे हैं, वहाँ माली भी है। इस वर्ष कोरोना था फिर भी 700 पौधे जो हैं वो शारदा यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं। तो वो पौधे दिलवाना, उन्हें अरेंजमेंट करना, वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्था करना, ये सब की जिम्मेदारी मैं रखता हूँ। और इस वक्तव्य के अंत में मैं कुलदीप जी के लिए कितनी प्रशंसा करूँ कि मतलब यह है, ऐसे लोग अगर हो जाएं हिंदुस्तान में तो बस पूछिए मत। सरकारी तंत्र तो हमारा केवल ये समझिए, मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा सरकारी तंत्र 10 बजे से 5 बजे वाला सरकारी तंत्र है। उन्हें कोई हट के सोचना नहीं है ज़रा भी कि वो कुछ, उनके पास पूरी चीज़ें हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा उनके पास शक्ति है, लेकिन वो नहीं करते हैं। और इवन ये तक नहीं है कि वो अप्रिशिएट करें। जैसा अभी इन्होंने मलिक साहब ने बताया कि वो कुछ नहीं, इन्हें 2 माली दे दें, इनके डिस्पोजल पे दे दें। जो नॉलेज पार्क में इन्होंने जो सैकड़ों पौधे लगा रखे हैं, और खासकर बरगद के कालजयी पौधे हैं, ये सैकड़ों 500-500 वर्ष तक यहाँ जीवित रहेंगे अगर ना काटे जाएं, तो कम से कम इनकी देखभाल तो होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, जब हम अभी आपके साथ और पौधों को देख रहे थे तो आपने जैसा कि बताया कि जिन इंस्टीट्यूट के बाहर, जिन बिल्डिंगों के बाहर, जिन छड़ दीवारी के बाहर इन पौधों को लगाया गया है, वो भी उसका सुध नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपके मन में क्या विचार आता है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जहाँ तक विचार की बात है, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या हम मानव है, मानव के अंदर क्या मानवता बिल्कुल नष्ट होगी। यहाँ पर आपने देखा इस गोल चक्कर के अंदर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आप देखो सामने GL बजाज आपको दिखेगा, KEC आपको दिखेगा, ट्राइडेंट आपको दिखेगा, इन सब के सामने में हमने पौधे लगा रखे हैं। इनकी बाउंड्री इनके अंदर भी माली, इनके पास भी माली, इनके अंदर भी माली है। और मैं कई बार इन लोगों को रिक्वेस्ट कर चुका कि भाई आप जो माली आपके अंदर है, अगर एक माली एक दिन के लिए, भाई सपोज करो मुझे अगर 300 पौधों की देखभाल करनी पड़ रही, इनके सामने तो 10-10 पौधे ही आ रहे, तो एक दिन एक माली से उसकी जो है पानी डलवा दे, एक दिन उसमें जो है गुड़ाई करा दे। लेकिन शायद नहीं, मुझे तो आज तक नॉलेज पार्क के अंदर इतने बड़े बड़े यहाँ जो है ये धन्ना सेठ है, ये लाला है जो कॉलेज चला रहे, भाई मुझे तो आज तक बिल्कुल गंभीरता से कह रहा, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। मैं तो बड़े भाई ओम राजा ज़्यादा साहब है भाई, इनसे जो है मैं प्रेरणा ले रहा, इनके पथ पे मैं आगे बढ़ रहा, मेरे स्टूडेंट मेरा साथ दे रहे, मेरी फैमिली मेरी साथ दे रही। और अंदर से जो फीलिंग्स है मैं आपको बताऊं, अगर आप कैमरामैन इस पौधे को दिखाए तो ये, क्योंकि पेड़ जब बड़ा होता है तो इसको जो है गाय खाने लगे, यहाँ पे आवारा पशु जो है चरते रहे, तो मैंने ये कांटे लगा रखे जी। जितने भी बरगद के पेड़ है और इन पे जितने भी कांटे, आप अगर सारे पेड़ पे देखेंगे ऊपर कांटे लगा रखे, हर एक पेड़ के ऊपर कांटे वो मैंने अपने हाथ से लगा रखे। और जब मैं इन पे कांटे लगाए तो सारे हाथों में मेरे कांटे ही जो है होंगे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। वो तो भाई शुक्रगुजार हूँ मैं तो आपका और बड़े भाई साहब का कि आप आज इस तरीके से बात कर रहे हैं, और मैं सोच रहा कि आवाज़ आगे तक जाएगी। जी, कांटों की व्यवस्था कहाँ से की गई? ये कांटे एक्चुअली झाड़ी यहाँ पे आसपास में लग रही, तो पहले उन झाड़ी से मैंने जो है ये इनको काटा और फिर यहाँ पे लेकर आया, और फिर जो है मैं ये लगाए। और कई लोग तो ये जुनून ही हो सकता है, जुनूनी है, ये जुनून हो सकता है, जुनून है। मैं आपको बताऊं, कई लोग तो मैं यहाँ पे जो है घूमता रहता हूँ 8 बजे तक इन पौधों में काम करता हुआ, तो कुछ लोग तो मुझे मानते ही नहीं कि भाई मैं प्रोफेसर हूँ। कई बार ऐसी घटनाएं मेरी लाइफ में आई जो मैं बताऊंगा तो शायद आप भी हंसेंगे और दर्शक भी हंसेंगे, कि लोगों को लगता ही नहीं कि भाई मैं ऐसे कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, PhD होल्डर हूँ। लोग तो बस मुझे ऐसे ही सोच रहे कि भाई ये तो हो सके। बताइए कोई घटना। नहीं, घटना तो ऐसी है जी, सपोज मैंने अभी गाड़ी का जिक्र किया, मेरी गाड़ी के अंदर 16 डब्बे जो है रहते हैं जिनमें मैं पानी भर के लेकर आता हूँ। तो कुछ लोग यहीं नॉलेज पार्क के ये सोचने लगे कि भाई ये प्रोफेसर तो, अच्छा होता क्या है, एक मैं दूध लेता हूँ एक जगह से, वहाँ एक हौज बना हुआ, तो उस हौज से मैं बाल्टी ले लेकर आसपास में जो भी पौधे लगा रखे हैं उनमें मैं पानी डालता रहूँ। तो कुछ स्टूडेंट मेरे और कुछ दूसरे लोग ये सोचने लगे कि ये प्रोफेसर साहब तो बाल्टी लेके घूमते रहे, और जो आवारा गाय हैं ये इनका गाय का दूध निकाल के, और ये जो डब्बे रखे हैं मेरी गाड़ी में, इन डब्बों में दूध भर के, और ये तो बेचने का काम करे। तो ये अफवाह फैल गई पूरे नॉलेज पार्क के अंदर। तो लोग, अब डायरेक्ट तो कोई मुझे कह नहीं सकता कि भाई आप जो है ऐसे आवारा पशुओं का दूध निकाल ले, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह मेरे कॉलेज के अंदर भी फैल गई। और जब मेरे दूसरे लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई मलिक साहब ऐसे ऐसे जो है बात चल रही, तो मैं उनके ऊपर हंसा, और फिर मैं उन लोगों को सारी घटना बताई कि भाई ये जो डब्बे है ये इनमें मैं दूध नहीं भरता आवारा पशुओं का, इनमें तो मैं सुबह पानी लेकर हूँ,
और पानी डालता हूँ पौधों में, और फिर लंच टाइम में मैं पानी डालता हूँ, शाम को फिर पानी डालता हूँ। तो ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं, मैं सपोज इन पौधों को नुला रहा यहाँ पे, और कोई भी रास्ता अगर किसी को पूछना भाई शारदा यूनिवर्सिटी कहाँ जाना, अब उनको थोड़ा ही पता है ये प्रोफेसर साहब है, तो वे तो ऐसा आएंगे उनको, हाँ भाई ए माली महोदय शारदा यूनिवर्सिटी जाना कहाँ है रास्ता। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगे भाई, ये पौधे तो बिल्कुल बच्चे जैसे है जी, और मैं तो आनंदित हूँ, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि कहाँ वो दुनिया थी, मैं एक अलग दुनिया में खेल रहा था, लेकिन अब मैं प्रकृति की गोद में हूँ, प्रकृति की सेवा कर रहा, और इससे बड़ी सेवा सेवा परमो धर्म है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा, तो मैं तो बिल्कुल आनंदित हूँ। देखिए तमिलनाडु में जी एक बुजुर्ग थे जो आदिवासी थे, जी उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। वो तालाब खोदते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे जी। और आज के समय में ऐसा है कि वो लगभग 100 के आसपास तालाब खोद चुके और उनको सरकार ने सम्मानित किया, जबकि उन्हें लोग पागल कहते थे। उनके अंदर भी एक जुनून था, उनको बचपन से कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला। पानी लेने के लिए जब दूर जाते थे तो उन्होंने पानी बचाने के लिए खुदाई शुरू कर दी तालाब की, से छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किए, पानी उसमें रुकने लगा, बाद में सब पानी की व्यवस्था होने लगी। तो एक वो समय था जब उनको लोग पागल समझने लगे थे, लेकिन आज उन्हीं को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के उस जुनून की वजह से आज वहाँ पे पानी की समस्या लगभग खत्म सी हो गई है। जी जी। तो जब आप कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो लोग अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, अलग तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब वो उसका फ़ायदा लोगों को दिखने लगता है तो शायद आपको फिर वो सलाम करने का वक्त तभी आता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर है, मैं उनको एक बात बता दूँ कि पौधा लगाना ये तो भाई हमारा एक ही काम है। जो मेन मकसद है इस लाइफ का, जो मेरी मेन मकसद है, हम 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जिन पे आज शायद काम करने की हर किसी को आवश्यकता है, और सरकार का, जनप्रतिनिधियों का इन मुद्दों पे ध्यान नहीं। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो राजनीति है, इस देश के नेता, राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, वे मुद्दे हैं जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। लेकिन हमारा ये मानना है कि मुद्दे असली जो राजनीति में होने चाहिए वो होना चाहिए इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का, इस देश में हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का, इस देश की बद से बदतर होती हुई शिक्षा व्यवस्था का, और इस देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या का। श्रीमान जी, आप तो युवा पत्रकार है, मैं आपसे ही पूछ रहा, क्या हमारे पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा है? नहीं है। क्या हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी है? नहीं है। क्या हमारे पास खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न है? नहीं है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? नहीं है। और फिर भी देश के नेता कहते हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। तो मेरी तो समझ नहीं आता कि नेताओं के पास कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है कि वे इसको विश्वगुरु बना देंगे, और पब्लिक को इन्होंने जो है बहका रखा। एक्चुअली ये हिंदुस्तान की पब्लिक ना समझ तो मैं इसको नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान की पब्लिक को इस तरीके से बहकाया जा रहा कि जब वोट डालने का नंबर आवे, वो इन जाति धर्म के चक्कर में फंस के अच्छे आदमी को चूज नहीं कर पाती, और देश का इन नेताओं ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा। कोई बहस करके तो देखे हमारे साथ में, हम बताएंगे कि देश, अरे आज इस देश में जितने बच्चे पैदा हो रहे उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे, सबसे ज़्यादा भुखमरी हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा अस्वस्थ लोग हिंदुस्तान के अंदर। मैं कौन कौन सी बीमारी की बात करूं, मैं तो खुद भोगी हूं। मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर चले गए, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा डायबिटीज के मरीज हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के मरीज इस हिंदुस्तान के अंदर। और अगर हम इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे तो कारण केवल और केवल एक ही है, वो है इस वातावरण का अशुद्ध होना। भाई जब एक बात बताओ, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमारे लिए जो है ये उपहार स्वरूप प्रकृति की फॉर्म में दिया, लेकिन हम लोगों ने इसको भी जो है नष्ट कर दिया, और नेताओं का इस बात पे ध्यान नहीं। मैं पानी की बात करूं, मेरी वाइफ पानी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही। पहले पानी, मैं अगर खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं, हम कुएं के अंदर से डोलची से जो है पानी निकाल के पीते थे, फिर वो पानी नल के अंदर आने लगा, अब वो पानी जो है बोतलों में जो है बंद होने लगा। तो आने वाले टाइम में यहाँ तो पानी को लेकर इतना हाहाकार मचेगा, लेकिन ना तो देश के लोगों को इसकी फिक्र है और ना ही नेताओं को फिक्र है, क्योंकि नेताओं को तो पता कि वोट इस पर्यावरण की और स्वास्थ्य की और जनसंख्या की बात करके नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे मंदिर से, मस्जिद से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से। तो कहीं ना कहीं देखो, हम और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश की बर्बादी में कोई कसर नहीं। जी, शायद हम मुद्दे से बहक गए, हम पर्यावरण कोई नहीं, ये पर्यावरण से जुड़ा ही मुद्दा है।
मैं जहाँ जहाँ भी लोगों से बात करने के लिए जाता हूँ उनसे यही सवाल मेरा होता है, जिसका जवाब आपने दे दिया, कि आखिरकार पर्यावरण, प्रदूषण, पानी की समस्या, ये सब शुद्ध हवा की समस्या, ये सब चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता। उसका जवाब आपने खुद दे दिया कि लोगों को बहका दिया जाता है मंदिर मस्जिद के मामले में, किसी और मामले में, तो लोग भटक जाते हैं। हूँ युवा, हिंदुस्तान आज सबसे युवा देश है। और मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज ही, 2030 तक सबसे ज़्यादा मैन फोर्स का मतलब शायद सभी व्यूअर्स को ये क्लियर होगा, 2030 तक सबसे ज़्यादा मैन फोर्स वो हिंदुस्तान के अंदर होगी। लेकिन अगर उस मैन फोर्स के लिए अच्छी दशा और दिशा नहीं रहेगी, जब वो दिशा से भटक जाएगी, आप युवाओं को देखो। फिर मैं स्वास्थ्य की और पर्यावरण की बात कर रहा, मैं अपने घर की बात कर रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा मेरे पिताजी का नहीं रहा, जैसा मेरे पिताजी का था ऐसा मेरा नहीं, जैसा मेरा है ऐसा मेरे बच्चों का नहीं। तो जब हम धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्वास्थ्य के मामले में डिक्लाइन होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, तो ये देश क्या खाक विश्वगुरु बनेगा? ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो राजनीति के मुद्दों को चेंज करना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है भाई, धार्मिक आस्था एक अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। राजा जी कि आपने पौधे लगाने का संकल्प लिया, 1 लाख पौधे, कैसे कैसे चैलेंज, अभी तो चलिए आपने संकल्प लिया, यही बहुत बड़ी बात है, और धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। एक समय आएगा कि पूरा भी हो जाएगा, जब आप लगे रहेंगे उसी में करते रहेंगे, करते करते ही पूरा होता है। तो मेरा सवाल ये था, चैलेंज क्या मिलता है आपको, कि मुसीबत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ होती है? सहयोग नहीं मिलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। देखिए, सबसे पहली तो चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि मैं धनाढ्य नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पौधे की उपलब्धता। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने वन विभाग से और जो यहाँ की नोएडा अथॉरिटी है उससे पौधे मांगने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से हमें बहुत ही निराशा हाथ लगी, उन्होंने पौधे नहीं उपलब्ध कराए मुझे। अब बताइए, ये बरगद का पौधा है, ये 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का पौधा आता है। अब हम अगर 20 पौधे लगाने तो हम कितना पैसा हम खर्च करेंगे? 6000 रुपये के हो गए। तो उसके लिए हमने तरकीब ये सोची कि जो धनी मानी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन पैसा इसमें दे सकते हैं, तो उनसे मैंने दान मांगने का प्रयास किया। सबसे बड़ी तो ये चैलेंज है पौधा। दूसरा चैलेंज ये है कि जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर ज़रा भी। बातें तो करेंगे लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि इस मुद्दे को थोड़ा सा भी इसके सहयोग करें। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये खुली प्लेसेस में इन्होंने तो बहुत हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाई इन्होंने, इनके जो 1000 पौधे हैं वो हमारे 1 लाख पौधों से भी बड़े हैं। इसलिए क्यों? कारण है कि इन्होंने लगा के छोड़े नहीं है, ये लगे हुए हैं। ये बराबर उनकी नराई गुड़ाई, उनमें कांटे लगाना, उनका ट्री गार्ड लगाना। उसके बाद जब हमने ओपन में लगा दिए पौधे, कुलदीप जी साथ थे, उनमें ओपन में लगा दिए पौधे, तो लोगों ने क्या किया, एक तो जो गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, वो अपने ही पौधे का ध्यान नहीं देती, हमारे पौधे का क्या ध्यान देंगी। तो दूसरा चैलेंज ये है कि जो लगे हुए पौधे हैं उनका ध्यान न देना, कतई भी कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी इस तरफ ध्यान नहीं देती है। यही उदाहरण देख सकते हैं कि लगभग सारे पौधे जो है या तो चर लिए गए हैं, काट दिए गए हैं, क्या है, लेकिन सही कंडीशन में तो नहीं लगे। अच्छा, अब तीसरा ये, फिर मैंने अपना जो प्लान था वो बदल डाला। तीसरा प्लान मैंने ये किया कि हम केवल पौधे उन्हीं जगह लगाएंगे जहाँ पर कन्फाइंड प्लेसेस हैं, यानी जो घिरी हुई जगह है। वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, बड़ी टाउनशिप हो सकती है। बड़ी टाउनशिप में केवल एक टाउनशिप मुझे मिली AWHO, जहाँ पर ज़्यादा जगह है। जो बिल्डर है वो अपनी सोसाइटी को ऐसे बनाता है, मैक्सिमम यूज़ करता है जिससे जगह उसकी ख़राब ना हो। तो जो जगह आपको ऊपर खुली दिख रही है वो खुली नहीं है, उसमें नीचे बेसमेंट बना हुआ है कार, तो उसे खोद नहीं सकते। उसमें ऐसे बरगद के, नीम के, या जो टिम्बर प्लांट जिनको कहते हैं, जो पक्षियों को भी खाना उपलब्ध कराते हैं, इसकी ध्यान नहीं दिया लोगों ने। ताड़ लगा देते हैं, है ना, लेकिन ऐसे पौधे नहीं लगाते हैं। पक्षियों के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं कि पक्षी कहाँ अपना बसेरा बनाएगा, पक्षी क्या खाएगा। इसमें फिग निकलती है, पक्षी खाता है। अब ये सामने पौधे लगे हैं, इनमें पक्षियों के लिए कुछ नहीं है ही नहीं। तो अब ये तो फिर वो, अब दूसरा चैलेंज आ गया कि हम वो लगाएं कहाँ। लगाने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं लोगों से कि पौधे, अब हमें वन विभाग का पूरा सहयोग है। हमारे
PK श्रीवास्तव साहब हैं, वो पूरा सहयोग देते हैं हमें। जितने पौधे चाहिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो केवल एक लेटर ले लेते हैं उससे, और जितने पौधे चाहिए वो हमें उपलब्ध करा देते हैं। पीपल के नहीं है जो उनके पास, बरगद और पीपल के पौधे नहीं मिलते। वन विभाग में भी केवल नीम के ही पौधे मिले हैं। चलो जो हैं उनकी भी मजबूरी है। तो अब सबसे बड़ी चैलेंज है कि हमने ये प्रण किया कि हम कन्फाइंड प्लेसेस पे लगाएंगे। जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लग सकते हैं वहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो छोटी सोसाइटीज़ आपको बताई दिया कि उन्होंने मैक्सिमम स्पेस को कवर कर रखा है, वहाँ लगाए नहीं जा सकते हैं पौधे, क्योंकि ये बहुत जड़ें लेते हैं, बहुत जड़ इनकी नीचे चली जाती है। तो लगाने की समस्या है। और लोगों से रिक्वेस्ट करें, आप, मुझे नाम लेना ठीक नहीं है, एक विद्यालय है यहाँ, उसने मुझे कम से कम आधा घंटा इंटरव्यू किया। मैंने कहा कि आप केवल गड्ढे खुदवा लीजिए, और वो क्रिश्चियंस द्वारा रन किया जाता है, और वो लेडी जो है बार बार अपने जो फादर हैं उनसे पूछने जाए, और आखिर में मुझे बहुत गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, मतलब उनके दिमाग में था कि कहीं कोई लालच आएगा। वहाँ गया मैं, उन्होंने कहा, उनकी रिसेप्शन पे बैठी हुई लेडी जो थी उसने मुझसे कहा कि एक एप्लीकेशन दो प्रिंसिपल से मिलने के लिए। मैंने कि कैसी? मैंने कहा चिट ले लो आप हमसे, एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है? कि नहीं, हमने कहा वही लिखें कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कि हाँ वैसे ही लिखो आप कि मैं मिलना चाहता हूँ। मतलब हमें स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, जो उनके बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं। मैं तो पौधे दे रहा हूँ, इवन उनके पास माली हैं, भैया आपने लगवा दो, अरे 10 पौधे ही लगवा दो आप, कि आपके पास माली हैं। तो इस तरह के बहुत चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। अच्छा, लोग मजाक भी बनाते हैं, हमसे सड़क चलते हमारी खिल्ली उड़ाते हैं कि 1 लाख में कितने लग गए, तुम झूठे हो। ऐसे खुलेआम पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं, हमसे सवाल किया करते हैं कि अब कितने लग गए। तो कहने का मतलब मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई भी लोग पूछते हैं कौन सा NGO है, तो हम तो दशरथ मांझी जी का उदाहरण दे देते हैं कि दशरथ मांझी जी ने पूरा पहाड़ खोद दिया, कोई NGO नहीं बनाया था। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं। और लेकिन कोई बात नहीं, हर जैसे कुलदीप जी के पास चैलेंजेस हैं, मेरे साथ चैलेंजेस हैं। हम लोग जुड़ के भी काम करते हैं, हम लोग अपने अलग भी काम करते हैं। मैं पर्यावरण में यही नहीं कि पौधे लगाने का ही काम करता हूँ, क्योंकि पौधे सीजनल लगाए जाते हैं। मैं उसके साथ और भी चीज़ें हैं जिनके लिए काम करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपका मजाक उड़ाते हैं, हाँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे क्वेश्चन करने लगते हैं। हाँ। लेकिन वही आपने दशरथ मांझी का जो उदाहरण दिया, हाँ। जब वो खुदाई करने जाते थे, 20-22 साल उन्होंने खुदाई करी थी, उनका भी मजाक बनाते थे। तो मजाक बनाते थे, पागल कहते थे। आज उसी रास्ते का वही लोग उपयोग कर रहे हैं जो मजाक उड़ाते थे, उसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। तो मजाक उड़ाते समझिए कि आप कहीं ना कहीं आपका काम लोगों की नजर में जा रहा है, आपकी बात लोगों के दिमाग में जा रही है। ऐसे बहुत से दशरथ मांझी हैं इस देश के अंदर, जिन्होंने बन खड़े कर दिए। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कैमरे के पीछे छुपे रहते हैं, अपना काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनको सहयोग की जरूरत होती है। लोगों को सहयोग करना चाहिए इस तरह के कामों में। आइए हम ग्रेटर नोएडा और भी घूमेंगे, अभी और लोगों से मिलेंगे, और जानकारियाँ लेंगे, और चीज़ें देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बने रहिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।